सुप्रभात बच्चों। आज मैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किए गए द्वितीय आवधिक परीक्षा 2021-22 के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 जो कि व्यावसायिक अध्ययन यानी बीएसटी का है को इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आप यदि चैनल पर जुड़े हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरा जो चैनल है ये केवल व्यावसायिक या वाणिज्य के छात्रों के लिए ही बनाया गया है। तो यदि आप वाणिज्य के छात्र हैं तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों को देखने के पहले कुछ सामान्य निर्देश है जिसको आप अब तक समझ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें जो आपके प्रश्न होंगे वो कुल 3 सेक्शन में होंगे। सेक्शन ए जो होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो सी होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ए में कुल 7 प्रश्न होंगे, कुल 7 होंगे जिसमें आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बी में आपका जो होगा वो 7 प्रश्न होगा जिसमें 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, और जो सी होगा उसमें कुल 4 प्रश्न होंगे कुल 5 होंगे जिसमें आपको कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार 5, 5, 10, 3, 13 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 19 है। तो निर्देशानुसार हम लोग काम करेंगे, जैसा हमको निर्देशित किया गया है हम उसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर को देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, व्यावसायिक फर्मों को कोषों की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, व्यावसायिक फर्मों को कोषों की आवश्यकता क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर मैं बताने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे और करना चाहता हूं। जैसे अगर इसको आपको समझना है और इस प्रश्न को हम अगर को रिलेट करें तो आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि परिवार में धन की आवश्यकता या परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता क्यों होती है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर दे लिए तो आप व्यावसायिक फर्मों की कोषों की आवश्यकता क्यों होती है इसका भी उत्तर आसानी से दे लेंगे। ठीक है, आइए इसके उत्तर को देखते हैं हम लोग। तो पहले प्रश्न का उत्तर है किसी भी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने एवं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोष की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसी भी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने एवं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोष की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यवसाय होता है उसको सकुशल चलाने और जो व्यवसाय के उद्देश्य हैं, जो व्यावसायिक उद्देश्य हैं उसको पाने के लिए हमें कोष की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 है संचार की परिभाषा दीजिए, डिफाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो संचार को परिभाषित करना है तो सबसे पहले आपको बताने संचार होता क्या है। संचार क्या होता है आप जानते ही हैं। आजकल आज का जो संचार जो समाज है, जो परिवेश है वो संचार का परिवेश है। ठीक है, एक औद्योगिक क्रांति हुई है और एक संचार की क्रांति हुई है। तो आज के समय में संचार के नवीनतम आधुनिकतम साधन आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो आइए संचार की परिभाषा को देखते हैं हम लोग। संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, सलाह या भावनाओं का आदान प्रदान है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, सलाह या भावनाओं का आदान प्रदान जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भंडारण से आपका क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउसिंग? तो भंडारण क्या है इसके उत्तर को देखते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर है माल को उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ जमा करके जहां पर रखा जाता है जब तक माल के स्वामी द्वारा माल की मांग न की जाए ऐसा स्थान भंडारण कहलाता है। ठीक है, तो जब माल जो है उत्पादक बना लेते हैं तो उसको स्टोर किया जाता है भंडारण में, भंडार गृह में या वेयर हाउसिंग में, या फिर माल जो है आयात करके अपने देश में लाया जाता है तो सीमा शुल्क देने के लिए, और व्यवसायी के पास तत्काल सीमा शुल्क नहीं होता तो उसको भंडार गृह में माल को रख लिया जाता है। तो वही उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? भंडार गृह। जब तक माल के स्वामी द्वारा माल की मांग न की जाए भंडार गृह में माल को सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्वचालित टेलर मशीन से आप क्या समझते हैं?
ठीक है। स्वचालित टेलर मशीन एटीएम, आप लोग इससे परिचित हैं, ये कोई नई प्रश्न नहीं है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है एटीएम का पूरा नाम ऑटो टेलर मशीन है। यह एक ऐसी स्वचालित मशीन है जिसमें विशेष प्रकार के कार्ड डालने से तथा अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या डालने से आप अपने खाते से रुपया निकाल सकते हैं, बैलेंस की जांच कर सकते हैं या रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं इत्यादि। यानी आप एक एटीएम मशीन आप लोग देखे होंगे, एटीएम कार्ड से आप लोग उसमें पैसे निकालते होंगे, आप उससे परिचित हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। आप अपने कार्ड को एटीएम मशीन में जब प्रवेश कराते हैं तो उसमें निजी पहचान संख्या यानी पिन कोड मांगता है। आप पिन को जैसे ही डालते हैं वो पूछता है आपको करना क्या है, पैसा निकालना है, ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस की जांच करना है या वगैरह वगैरह, तो आप उसे आसानी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करें। ठीक है, डिफाइन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। 5वें प्रश्न का व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय उन नीतियों से है जो समाज की आशाओं और उसके हित की दृष्टि से वांछनीय हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दीर्घकालीन वित्त के 2 स्रोत बताइए। स्टेट 2 सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो देखिए दीर्घकालीन वित्त के यहाँ पर मैंने कुछ स्रोत लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है अंश पूंजी या शेयर कैपिटल। ठीक है, ये दीर्घकालीन वित्त के स्रोत होते हैं। ऋण पत्र या डिवेंचर, विशेष वित्तीय संस्थान, स्पेशल जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक इत्यादि। बैंक के अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करती हैं। तो ये ऐसे वस्तुएं हैं या ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से व्यवसाय जो है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म टाइप के फाइनेंस की व्यवस्था इससे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि थोक व्यापारी कौन होता है। ठीक है, थोक व्यापारी कौन होता है? हु इज अ होलसेलर। थोक व्यापारी से आशय ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। थोक व्यापारी निर्माता एवं फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी है। थोक व्यापारी किसी एक या विशेष वस्तु में व्यापार करता है। ठीक है, तो देखिए ये थोक व्यापारी कौन है? तो जो ऐसे टाइप के कार्य करते हैं, यानी जो उत्पादक से लेकर के फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी होता है, उसे हम थोक व्यापारी कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो है सेक्शन ए को पार कर लिया है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8, स्थायी जमा खाता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट? इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। उत्तर नंबर 8 है स्थायी जमा खाता से में व्यक्ति अपना रुपया बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर देता है। इस निश्चित अवधि के बीत जाने के उपरांत ही पैसा निकाला जा सकता है। स्थायी जमा खाते पर ब्याज की दर अधिकतम होती है। स्थायी जमा खाता को सावधि जमा खाता या फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो यह है स्थायी जमा खाता, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एफडी। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। और जो एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट या स्थायी जमा खाता, इस पर बैंक या वित्तीय संस्थाएं अन्य खातों के मुकाबले सबसे ज़्यादा ब्याज इसी खाते पर देती हैं। इसमें होता क्या है, व्यक्ति जिसके पास कुछ धन कुछ समय के लिए ज़रूरत नहीं है उस धन का, उसको वो क्या करता है बैंक में स्थायी जमा खाते में जमा करा देता है, जिसको एक निश्चित दर से अधिकतम दर पर ब्याज दिया जाता है और यह 5 या 5 के अधिक गुणकों में जमा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जीवन बीमा एवं अग्नि बीमा में कोई 3 अंतर लिखिए। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो 9वें प्रश्न का उत्तर है बीमा और अग्नि बीमा में 3 अंतर निम्नवत है। अब अंतर वो कौन कौन से हैं, इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है
जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता, अग्नि बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, तो यानी जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं लगता है, जबकि अग्नि बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लगता है। यानी आपकी क्षतिपूर्ति कितने की हुई उसी हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाता है। सेकंड कह रहा है जीवन बीमा का समर्पण मूल्य होता है, अग्नि बीमा का कोई समर्पण मूल्य नहीं होता। समर्पण मूल्य यानी सरेंडर वैल्यू, आप जानते होंगे सरेंडर वैल्यू वह है जो परिपक्वता तिथि के पूर्व, यानी आज के अगर डेट में हमको जीवन बीमा की राशि ज्ञात करनी है, यानी उसका समर्पण मूल्य, यदि हम आज बीमा कंपनी से पैसा लेना चाहें तो हमको आज के डेट में बीमा कंपनी कितना पैसा देगी, उस पैसे को ही हम लोग समर्पण मूल्य कहते हैं। तो ये समर्पण मूल्य जीवन बीमा में लागू होता है, अग्नि बीमा में उसका कोई स्थान नहीं है। थर्ड पॉइंट कह रहा है जीवन बीमा दीर्घकालिक, जीवन बीमा क्या है, दीर्घकालिक बीमा है। अग्नि बीमा सामान्यतः 1 वर्ष का होता है और हर वर्ष हमको अग्नि बीमा कराना पड़ता है। जीवन बीमा आप एक बार करा दिए तो 15 साल, 20 साल, 25-30 साल की अवधि का लगभग होता है, तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो जीवन बीमा दीर्घकालिक होता है और अग्नि बीमा शॉर्ट टर्म होता है, यानी सामान्यतः 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 10 है ईमेल के कोई 3 लाभ लिखिए, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ ईमेल। इस प्रश्न का उत्तर है ईमेल के 3 लाभ निम्नवत हैं। वो कौन कौन से लाभ हैं? पहला है ईमेल संचार का सस्ता व विश्वसनीय साधन, यानी कम पैसे में आप विश्वसनीय साधन संचार का ईमेल के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ईमेल आधुनिक संचार का तीव्रतम साधन है, यानी आधुनिक संचार में तीव्रतम यानी बहुत तेजी से इसके द्वारा हम संचार कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब हम पत्र भेजते तो उसमें 15 दिन 10 दिन लगता था, लेकिन ये आपका सेकेंडों में मैसेज चला जाएगा और वहाँ से फीडबैक भी प्राप्त हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है ईमेल एक साथ कई लोगों को संदेश भेजा जा सकता है। ईमेल में एक के साथ ही आप एक ही मैसेज को कई लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं एक साथ, तथा फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है। तो ये ईमेल के 3 लाभ हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 टाइप्स ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है तो आप ज़्यादा लिख भी नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भंडार गृहों के कोई 3 लाभ लिखिए, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ वेयर हाउसेस। तो 11वें प्रश्न का उत्तर है भंडार गृह के 3 लाभ निम्न हैं। अब वो लाभ कौन कौन से हैं? पहला है भंडार गृह के माध्यम से वस्तुओं का संरक्षण तथा परिरक्षण आसानी से किया जा सकता है, जिससे वस्तुओं को नष्ट होने से बचाया जाता है। देखिए भंडार गृह के माध्यम से हम वस्तुओं को सुरक्षित एक स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है, जिससे उनको नष्ट होने से बचाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है भंडार गृह के द्वारा वस्तुओं की नियमित आपूर्ति की जा सकती है, जिससे बाजार में मांग और पूर्ति संतुलित रहती है और वस्तुओं के मूल्य में उछाल या कमी नहीं होती है। भंडार गृह के माध्यम से बाजार को संतुलित किया जाता है और मांग और पूर्ति की शक्तियों को। थर्ड पॉइंट है भंडार गृह के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में निरंतरता बनी रहती है। उत्पादक अपने माल को भंडार गृह में रखकर वस्तुओं का उत्पादन निरंतर करते रहता है, ठीक है। यानी उत्पादक क्या करता है, उत्पादन करता है और वहाँ कारखाने से माल को हटा करके भंडार गृह में रख देता है और लगातार वो उत्पादन करता रहता है, यानी इसमें निरंतरता बनी रहती है भंडार गृह या वेयर हाउस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्राहकों के प्रति व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करें। 12वें प्रश्न का उत्तर है ग्राहकों के प्रति व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व या सामाजिक जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं। जो पहला है व्यवसाय का प्रथम उद्देश्य सेवा भाव है, न कि लाभ। यानी पहली जिम्मेदारी क्या है, व्यवसाय को समाज की सेवा करने का उद्देश्य रखना चाहिए, अधिकतम लाभ का नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सामान का सही कीमत, सही मात्रा और सही जगह पर नियमित आपूर्ति। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा और वस्तु की पूर्ति नियमित रूप से सही जगह होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड कह रहा है उत्पादन में मिलावट नहीं होनी चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट है वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट है उत्पाद की पैकिंग सही एवं सुरक्षित होनी चाहिए। पैकिंग ऐसी हो जिससे माल सुरक्षित और सही ग्राहकों को मिल जाए। पांचवा पॉइंट है झूठे एवं भ्रम पैदा करने वाले विज्ञापनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
ये भी व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। आजकल व्यवसाय ऐसे ऐसे भ्रम फैला रहे हैं विज्ञापनों के माध्यम से, जिससे ग्राहक कंफ्यूज होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंश एवं ऋणपत्र में कोई 3 अंतर लिखिए। अंश और ऋणपत्र में 3 अंतर निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। ठीक है, अंशधारी यानी जो अंश खरीदते हैं वो कंपनी के स्वामी या मालिक कहलाते हैं, जबकि ऋणपत्र लेने वाले या ऋणपत्रधारी कंपनी के ऋणदाता कहलाते हैं। ठीक है, तो जो अंश रखता है वो स्वामी होता है, जो ऋणपत्र रखता है वो ऋणदाता या लेनदार होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, यानी अंश के बदले आपको एक निश्चित दर से या अनिश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। ऋणपत्रधारियों को क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। ठीक है, ये प्राप्ति के आधार पर ये अंतर का आधार हो गया कि आपको अंश के बदले लाभांश और ऋणपत्र के बदले ब्याज। थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखिए, उसमें दिया है कंपनी के अंशधारी जो होते हैं कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेते हैं। ठीक है, प्रबंध संचालन में कंपनी के अंशधारी या कंपनी के स्वामी भाग लेते हैं, जबकि ऋणपत्रधारी कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग नहीं ले सकते हैं। चौथा वाला पॉइंट है, कंपनी के द्वारा अंशों के माध्यम से जो राशि प्राप्त होती है वह पूंजी कहलाती है। ठीक है, कंपनी अंशों के द्वारा जो राशि प्राप्त करती है वह पूंजी कहलाती है, परंतु ऋणपत्रों के माध्यम से जो राशि प्राप्त होती है वह क्या कहलाता है, ऋण कहलाता है। तो अंश के माध्यम से जो पैसा आता है वो पूंजी हो जाता है, शेयर कैपिटल, और जो ऋण के माध्यम से, ऋणपत्र के माध्यम से पैसा वो आता है वो आपका ऋण कहलाता है, जो डिबेंचर के माध्यम से आता है। तो ये था अंश और ऋणपत्र में अंतर। प्रश्न संख्या आपका 14 है, फुटकर व्यापारी के कोई 3 विशेषताएं लिखिए। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर। इस प्रश्न में फुटकर व्यापारी की 3 विशेषताएं पूछ रहा है। मैंने यहाँ कुछ अधिक विशेषताओं को लिख रखा है, आप इसको समझ लीजिए और परीक्षा में आता है तो उसको आप पूर्णतः बेहतरीन ढंग से लिखने का प्रयास करें। तो पहली विशेषता क्या है, यह विविध प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता है, यानी फुटकर व्यापारी जो होता है कई वस्तुओं में व्यापार करता है, जबकि थोक व्यापारी क्या कर रहा था, केवल एक या विशेष वस्तु में व्यापार करता है। तो थोक व्यापारी के भी विशेषताओं को आप समझते चलें। दूसरा पॉइंट है, थोक व्यापारियों से माल खरीदता है तब उपभोक्ताओं को सीधे माल बेचता है। कौन, फुटकर व्यापारी। हम किसकी बात कर रहे हैं, फुटकर व्यापारी की। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से माल खरीदता है और उपभोक्ताओं को माल बेचता है, तो ये फुटकर व्यापारी की विशेषता है। थर्ड है, थोक व्यापारी तथा उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी। किसके बीच की कड़ी है, थोक व्यापारी और उपभोक्ता की, और यह मध्यस्थों की अंतिम कड़ी भी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट है, फुटकर व्यापारी प्रायः नकदी में व्यापार करते हैं, यानी जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो उधार की सुविधा कम ही देते हैं विशेष परिस्थितियों में, नहीं तो वह नकद में ही व्यापार करते हैं। 5वां है, फुटकर व्यापारी दुकान की सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं। जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनकी दुकान जो है स्वच्छ और सुंदर दिखती है, आकर्षक दिखती है, ताकि वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो ये दुकान की सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं, जबकि थोक व्यापारियों ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, 6ठा पॉइंट है, यानी 6ठी विशेषता क्या है, यह छोटी मात्रा में व्यवसाय करते हैं। जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो कम मात्रा में व्यवसाय करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने सेक्शन बी यानी प्रश्न संख्या 8 से लेकर के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को भी देख लिया। अब जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 15 है, व्यापारिक बैंकों की एजेंसी कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मेंशन द एजेंसी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 के उत्तर को मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो व्यापारिक बैंकों के एजेंसी संबंधी जो कार्य हैं, देखिए इस दीर्घोत्तरी प्रश्न में आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, तब जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को कलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कलेक्ट हो, इसका टेक्निक मैंने कैसे लिखना है, कैसे अधिक नंबर प्राप्त करना है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे वाले बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए देखते हैं 15वें प्रश्न का पहला पॉइंट है, चेक, बिल व हुंडी आदि का भुगतान
प्राप्त करना, ये बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य हैं। एजेंसी यानी मान लीजिए एजेंट टाइप के, आपके प्रतिनिधि के रूप में बैंक जो कार्य करता है और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के बदले कुछ आपसे पारिश्रमिक भी लेता है, कुछ चार्ज भी बैंक लेता है। तो ऐसे कौन कौन से कार्य उसको देखते हैं। पहला है चेक बिल व हुंडी आदि का भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने ग्राहकों के द्वारा जमा कराए गए चेक बिल हुंडी आदि की वसूली करके उसके खाते में जमा करने का कार्य करता है। यानी जो ग्राहक को चेक बिल व हुंडी मिलता है उसको कलेक्शन करने के लिए वो बैंक में डाल देता है और बैंक यह कार्य करता है कि उसके अमाउंट को कलेक्ट करके ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से एवं उनके आदेशानुसार बीमा किस्त व ऋण आदि का भुगतान करता है। ठीक है। बीमा किस्त व ऋण, कभी कभी होता क्या है, ग्राहक कोई इंश्योरेंस या कहीं से लोन ले रखा है और नियत तिथि को उसको पैसा देना भूल जाता है, भूलना मानव का स्वभाव है। तो व्यापारी ग्राहक करता क्या है, बैंक को बोल देता है कि आप निश्चित तिथि को मेरे अकाउंट से इतने रुपए डिडक्ट करके आप यहाँ पर इसको डिपॉजिट कर दिए। तो बैंक उसी कार्य को करता है और उसके बदले में कुछ पारिश्रमिक लेता है, जिसे एजेंसी संबंधी कार्य कहते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं ग्राहकों के चेक बिल व हुंडी आदि का भुगतान करना। अभी इसके पहले जो था कि भुगतान प्राप्त करना और यहाँ पर क्या है, भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहकों के द्वारा लिखित या स्वीकृत किए गए चेक बिल व हुंडी आदि का भुगतान करता है। तो यदि ग्राहक ने कोई चेक या बिल या हुंडी को लिख रखा है तो उसके भुगतान को करने का दायित्व भी बैंक का होता है। ठीक है। ये एजेंसी संबंधी कार्य के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट है ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से लाभांश, ऋण की राशि, ब्याज तथा किराया आदि की वसूली करके उनके खाते में जमा कर देता है। ठीक है। ये हो गया ग्राहकों की ओर से भुगतान। पांचवा और अंतिम पॉइंट है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों जैसे अंश पत्रों एवं ऋण पत्रों आदि के क्रय विक्रय का कार्य भी करता है। इस कार्य के लिए वह एक निश्चित प्रतिशत के रूप में कमीशन लेता है। ठीक है। तो पांचों जो भी कार्य हैं उन सब के बदले बैंक आपसे कमीशन लेता है। तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी बैंक एजेंसी संबंधी कार्य के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आधुनिक संदर्भ में बीमा के महत्व का वर्णन करें। आधुनिक संदर्भ में बीमा का बहुत महत्व है। आइए इसके पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है बीमा का महत्व। आधुनिक, देखिए यहाँ पे मैंने इसके उत्तर को लिख रखा है, बीमा किसी देश की आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है। यानी अगर बीमा देश की कुशल है तो उस देश का औद्योगिक प्रगति और आर्थिक प्रगति कुशल मानी जाएगी। ठीक है। बीमे के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है सुरक्षा या सिक्योरिटी। तो सुरक्षा क्या होनी चाहिए, बीमा व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि नियत देखिए यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर रखा है, देने में बीमा कंपनी एक बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती है। भविष्य की अनिश्चितताओं तथा जोखिमों में सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि क्षति अथवा हानि होने पर बीमित अपने माल की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ठीक है। तो बीमा क्या करता है, व्यक्ति या वस्तु की सुरक्षा को प्रदान करता है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके फलस्वरूप क्षतिपूर्ति स्वरूप बीमा कंपनी भुगतान करता है, जिससे व्यवसायी या व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये बीमा कंपनी का महत्व या लाभ है। पहला पॉइंट है सुरक्षा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं मितव्ययिता। ठीक है। मितव्ययिता क्या है, बीमा मितव्ययिता का पाठ पढ़ाता है और इस प्रकार यह रुपया बचाने तथा फिजूल खर्ची को रोकने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। बीमा आपको मितव्ययिता का पाठ पढ़ाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, रक्षा एवं विनियोग तत्व। रक्षा एवं विनियोग तत्व, इसमें देखिए जीवन बीमा में रक्षा तथा विनियोग दोनों तत्वों का समावेश है, क्योंकि जीवन बीमा कराने में बीमित को दो लाभ होते हैं। पहला, नियत समय के अंदर मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को निश्चित धनराशि मिल जाती है तथा दूसरा, प्रीमियम के रूप में जितनी धनराशि दी जाती है बीमा कंपनी उससे अधिक धनराशि वापस कर देती है। तो इसमें है क्या, बीमा में आपको रक्षा भी है और विनियोग भी है। अगर कुछ आपदा आ जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपको क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा मिल जाता है जिससे आपकी रक्षा हो सकती है। और सेकंड है विनियोग, यदि उस दौरान कोई
क्षति नहीं होती है तो आपको बीमा कंपनी जो है पूरे धनराशि के इन्वेस्ट के बाद आपको ब्याज सहित पैसा का भुगतान कर देती। तो ये रक्षा और विनियोग दोनों प्रकार के तत्व इसमें सम्मिलित हैं। चौथा पॉइंट है साख में वृद्धि। ठीक है, बीमा से बीमित अथवा व्यापारी की साख में वृद्धि होती है, क्योंकि बीमित मकान अथवा माल आदि को बैंक आदि के पास गिरवी रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया। अब बीमा के महत्व को हम इसी वाक्य से समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बीमा अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो बीमा का महत्व बहुत ही बृहत है। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं बीमा व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि। बीमा से व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि होती है। बीमित अपने को सुरक्षित महसूस करता है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। बीमित अपने को सुरक्षित महसूस करता है। छठा पॉइंट है सामाजिक बीमा की योजनाएं, जैसे बेकारी, वृद्धावस्था तथा दुर्घटना आदि की बीमा मनुष्य को भावी निर्धनता, भुखमरी तथा अन्य यातनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा निर्धनों की संख्या को घटाता है तथा जीवन स्तर में ह्रास नहीं होने देता। तो ये देखिए बीमा का ही महत्व है। अगला पॉइंट है जोखिम का वितरण। जोखिम का वितरण, बीमे का व्यापार संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों द्वारा होता है, जिसमें कई लोगों की पूंजी लगी हुई होती है। परिणाम स्वरूप बीमा एक व्यक्ति को जोखिम का भार कंपनी तथा अन्य कंपनियों पर डाल देता है, यानी जो जोखिम होती है उसको बांट लिया जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है औद्योगिक विकास। लास्ट पॉइंट है बीमा का महत्व में औद्योगिक विकास। किसी भी देश के औद्योगिक विकास में बीमा कंपनियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, उपयुक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि बीमा व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक, औद्योगिक आदि सभी दृश्यों से रामबाण सिद्ध हुआ है। तो ये रहा बीमा का महत्व, जिसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए और इसके प्रश्नों को आसानी से आप परीक्षा में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेवाओं के बाह्यकरण की महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है सेवाओं के बाह्यकरण के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा सकता है। पहला पॉइंट है लागतों में कमी। यह प्रक्रिया सुधार, पुनः अभियंत्रण तथा तकनीकी के प्रयोग से संभव होती है, जिसमें प्रशासनिक व अन्य लागतें कम होती हैं तथा नियंत्रण में आती हैं। सेकंड पॉइंट है कंपनी के मुख्य व्यवसाय पर ध्यान। दिन प्रतिदिन के पश्च कार्यालय प्रचालनों पर ध्यान देने से मुक्त होकर प्रबंधक कंपनी के मुख्य व्यवसाय पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। थर्ड पॉइंट है बाह्य विशेषज्ञता का उपयोग। व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण कर्मचारियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण के बजाय किसी अन्य कंपनी से विशेषज्ञ कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करके आवश्यक मार्गदर्शन तथा कौशल का उपयोग करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है ग्राहकों की बदलती मांग में सहायक। कई व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोत प्रदाता प्रबंधकों को लोचदार और मापनीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, ताकि ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और वह कंपनी का संगठन तथा संयुक्त उपक्रम का समर्थन करते हैं। ठीक है, आइए इसके अगले पॉइंट को देखते हैं आगम वृद्धि की प्राप्ति। ठीक है, कम महत्व वाली प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण करके कंपनियां अपना ध्यान विक्रय वृद्धि, बाजार अंश वृद्धि, नए उत्पादों का विकास, नए बाजारों की ओर रुख तथा ग्राहक सेवाओं की संतुष्टि की ओर लगा सकती हैं। ठीक है, 18वां पॉइंट देखते हैं हम लोग विभागीय भंडार का ये जो है अगले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 व्यावसायिक वित्त की प्रकृति तथा महत्व की विवेचना कीजिए। इसकी प्रकृति और महत्व मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसके प्रश्न का उत्तर आप तैयार करिएगा। 19वां प्रश्न देखिए विभागीय भंडार से क्या आशय है, विभागीय भंडार से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है। तो आइए लास्ट प्रश्न है, इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो विभागीय भंडार का अर्थ, ठीक है, विभागीय भंडार से आशय एक ऐसी बृहद फुटकर दुकान से है जिसमें एक ही भवन के अंतर्गत अनेक विभाग होते हैं और जो अलग अलग वस्तुओं का विक्रय करते हैं। ये विभाग एक ही नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है विभागीय भंडारों का उद्गम सर्वप्रथम फ्रांस में सन 1852 ईस्वी में
हुआ। बोन मार्क तथा लूवर नामक विभागीय भंडार जो 18वीं शताब्दी में स्थापित हुए थे आज भी प्रसिद्ध है। तो ये हो गया विभागीय भंडार का अर्थ। अब विभागीय भंडार के लाभ या महत्व को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहला लाभ है बड़े पैमाने के व्यापार के लाभ। विभागीय भंडार द्वारा वे सब लाभ प्राप्त होते हैं जो बड़े पैमाने पर व्यापार करने से प्राप्त होते हैं। ठीक है। सेकंड है ग्राहकों की क्रय करने में सुविधा, क्योंकि ग्राहकों को एक ही स्थान पर अपनी आवश्यकताओं का संपूर्ण सामान प्राप्त हो जाता है, अतः उनको भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न दुकानों की खाक नहीं छाननी पड़ती। देखिए विभागीय भंडार में सुई से लेकर के हवाई जहाज तक एक ही छत के नीचे एक ही बिल्डिंग में आपको समस्त वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, जिससे ग्राहकों को बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, उसको अलग अलग दुकानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, वस्तु चुनने का सुअवसर। विभागीय भंडार में एक ही वस्तु की अनेक किस्में रखी जा सकती हैं, अतएव ग्राहकों को वस्तुओं के चुनाव में भारी सुविधा रहती है। एक ही उत्पाद के बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी फैशन के अनुसार वस्तु को चुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, विज्ञापन की सुविधा। इनको बृहद रूप में विज्ञापन की सुविधा प्राप्त है, क्योंकि यह अपने आर्थिक सुदृढ़ता के कारण कुशल विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिनके कारण उनका विज्ञापन अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। तो ये देखिए विभागीय भंडार का ये लाभ है, इसमें विज्ञापन की सुविधा का भी लाभ मिलता है। और विज्ञापन जो है इसमें जो होते हैं विभागीय भंडार में, एक विभाग जो है दूसरे विभाग का विज्ञापन अपने आप स्वचालित रूप से करते जाते हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं, कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति। विभागीय भंडार के आर्थिक साधन अधिक होने के कारण उनके लिए संभव है कि वे कुशल योग्य अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। छठवां पॉइंट है सेवा तत्व। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य ग्राहकों को हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचाना होता है। यह अपने सेवा भाव से ग्राहकों को सदैव के लिए अपना बना लेते हैं। तो ये सब जो पॉइंट है ये सब विभागीय भंडार के लाभ के अंतर्गत आते हैं। सातवां पॉइंट हम लोग देखते हैं, घर पर सुपुर्दगी यानी होम डिलीवरी। विभागीय भंडार क्या होते हैं? होम डिलीवरी की सेवा देते हैं। विभागीय भंडार माल को ग्राहकों के घर पर पहुंचाने की व्यवस्था करता है, तो जिससे ग्राहकों को बहुत सारी आसानी हो जाती है, सुविधा हो जाती है। आठवां पॉइंट है बिक्री में वृद्धि। इस प्रकार के भंडार अत्यंत आकर्षक होते हैं। जब कोई ग्राहक एक वस्तु खरीदता है तो वह अन्य वस्तुओं को क्रय करने के लिए भी ललायत हो उठता है। परिणाम स्वरूप इन भंडारों की बिक्री बहुत बढ़ जाती है। होता क्या है, विभागीय भंडार में सारी वस्तुएं होती हैं, हम कोई एक वस्तु खरीदने जाते हैं लेकिन वहाँ हमको दिख जाती है, मन हमारा ललायत उठता है और हम दूसरी वस्तु खरीदने के लिए भी प्रेरित हो उठते हैं। ठीक है। 9वां पॉइंट है लास्ट, आधुनिकता का प्रतीक। विभागीय भंडार नए से नए डिजाइन में शैक्षणिक वस्तुओं को रखने का, ठीक है, रखने का व्यवस्था करते हैं, जिसके कारण इनको आधुनिक युग का प्रतीक कहा जाता है। तो ये सब जो पॉइंट थे ये सब विभागीय भंडार के लाभ या महत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने बीएसटी के मॉडल सेट 1 के सेकंड टर्म के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके पहले वाले भी वीडियो में मैंने अकाउंटेंसी के तीनों सेट को बना करके वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिए। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और समझदार आसान भाषा में लिखा गया है, बनाया गया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और मेरे इस चैनल का उद्देश्य जो है केवल गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए, जो हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं हैं जो अंग्रेजी में पढ़ाती हैं, जो हमारे झारखंड के बच्चों को जो बेसिकली गरीब परिवार से हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो मेरे चैनल का उद्देश्य वही है कि उन गरीब बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ, कुछ समझा सकूँ, वो आसानी से उस चीज़ को समझ सके। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को मोटिवेट करें, चैनल को आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं दिन दुगनी रात चौगुनी मूड बना करके आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूं, जिससे आपको बहुत सारे लाभ होते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।